अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर यामीन वोचा और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मज़ीद एनेस्थीसिया के एमसीक्यूज़ को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 41 से आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 41 इज़ A resident notices an increasing discrepancy between the partial pressure of carbon dioxide and the end tidal carbon dioxide. एक रेजिडेंट है, उसने नोटिस किया कि डिस्क्रिपेंसी इंक्रीज हो रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान और एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। फैक्टर्स दैट इंक्रीज दिस डिफरेंस, वो फैक्टर्स जो इस डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उसमें ये सारे फैक्टर्स हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए इज मिसमैच ऑफ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन, वेंटिलेशन परफ्यूजन का मिसमैच है। ऑप्शन बी वीजिंग। ऑप्शन सी हाई फ्रेश गैस फ्लो रेट्स, फ्रेश गैस फ्लो रेट्स हाई हो जाए उसकी वजह से हो जाए, ठीक है। और ऑप्शन डी इज हाई कार्डियक आउटपुट। लेट्स सी कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 का हम देखने जा रहे हैं आंसर, एंड इट इज डी, जो कि है हाई कार्डियक आउटपुट। अच्छा भाई, अब इसके आंसर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है डी, द डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियल एंड मेजर्ड एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीज बाय वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। जो डिफरेंस है आर्टीरियल और मेजर्ड एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड में, वो कैसे बढ़ेगी? वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की वजह से बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल एम्बोलाई हो गया, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी फेज, एक्सपायरेटरी फेज प्रोलॉन्ग हो गया है, फॉर एग्जांपल वीजिंग, जैसे वीजिंग में होता है। एंड हाई फ्रेश गैस फ्लो रेट्स दैट डाइल्यूट एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाई फ्रेश गैस फ्लो रेट्स की वजह से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को डाइल्यूट कर देता है। तो लो कार्डियक आउटपुट से ये बढ़ता है, हाई कार्डियक आउटपुट से ये डिस्क्रिपेंसी जो है वो नहीं बढ़ती। इसको हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। An anesthesia technician is transporting several Aladdin isoflurane vaporizer cassettes on a cart. After one of the cassettes accidentally tips over onto its side, एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है बहुत सारे एलाडीन आइसोफ्लोरेन वेपोराइजर कैसेट्स एक कार्ट में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आफ्टर वन ऑफ द कैसेट्स एक्सीडेंटली टिप्स ओवर ऑनटू इट्स साइड्स, मतलब एक साइड पर जो है वो एक कैसेट उन कैसेट्स में से एक्सीडेंटली टिप ओवर हो जाती है, तो उसमें क्या इफेक्ट वो छोड़ सकती है, ठीक है। ऑप्शन ए, द विक विल बिकम सेचुरेटेड, विक जो है वो सेचुरेटेड हो जाएगी। ऑप्शन बी, द कैसेट मस्ट बी रिटर्न टू द फैक्ट्री, कैसेट को दोबारा फैक्ट्री की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द वेपर विल बी हायर देन कैलकुलेटेड, जो वेपर की कंसंट्रेशन होगी वो हायर देन कैलकुलेटेड हो जाएगी। या ऑप्शन डी, द कैसेट्स शुड बी फ्लश्ड विद ऑक्सीजन एट 10 लीटर पर मिनट फॉर 10 मिनट्स, या फिर हमें कैसेट को क्या करना पड़ेगा? फ्लश करना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ 10 लीटर पर मिनट के लिए, 10 लीटर पर मिनट से फॉर 10 मिनट्स, यानी 100 लीटर हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, उससे हम फ्लश करेंगे। या ऑप्शन ई, द कैसेट मे बी पुट इनटू यूज इमीडिएटली, या फिर उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, दैट इज ई, यानी हम उसको दोबारा से उसी वक्त यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। कितने सारे इन्होंने ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिए थे कि बंदा वहीं चक्कर आ जाए। अच्छा, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। 42E, द एलाडीन वेपराइजर इज नॉट ऑफ द वेरिएबल बाईपास टाइप, एलाडीन वेपराइजर जो है वो वेरिएबल बाईपास टाइप नहीं होता। व्हेन द कैसेट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वेपराइजर, जब कैसेट डिस्कनेक्ट हो जाती है वेपराइजर से, इट मे बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी पोजिशन विदाउट हैजर्ड, तो हम उसको किसी भी पोजीशन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो टिप की तरफ आ जाए, साइड में गिर जाए, दैट्स नथिंग। तो उसको दोबारा जाके फिर लगा लेना, दैट्स इट। अच्छा, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में हमें जो है वो सालों लग जाएंगे, बट लेट्स स्टार्ट। 43,
Which one of the following situations regarding intraoperative monitoring is mandated by the American Society of Anesthesiologists? Standards for basic intraoperative monitoring. ये कह रहे हैं कि कुछ सिचुएशंस इन्होंने दी हुई हैं इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग के बारे में, जो इनमें से कौन सी है जो मैंडेट की हुई है बाय अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर बेसिक इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग उनकी तरफ से। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस हैं, कौन कौन से सिनेरियोस हैं, उस पर बात करने के लिए। ऑप्शन ए, a patient having an inguinal herniorrhaphy under local anesthesia with monitored anesthesia care must have a resident or attending anesthesiologist or a nurse anesthetist present in the operating room at all times during the surgical procedure. एक पेशेंट है जिसकी इंग्वाइनल हर्नियोरैफी हो रही है लोकल एनेस्थीसिया में विथ मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर के साथ, मस्ट हैव अ रेजिडेंट or attending anesthesiologist or a nurse anesthetist present in the operating room. तो कह रहे हैं कि भाई जब तक ये प्रोसीजर चलेगा तब तक या तो रेजिडेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट खड़ा रहे, या अटेंडिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट खड़ा रहे, या कोई नर्स एनेस्थेटिस्ट खड़ी रहे पूरे सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। ठीक है। ऑप्शन बी, a patient who underwent a thoracotomy and wedge resection yesterday and who is receiving a continuous epidural infusion of 0.1% bupivacaine must have his heart rate taken and recorded every 5 minutes. या फिर दूसरे इन्होंने सिचुएशन दी है, दूसरा सिनेरियो दिया है कि एक पेशेंट है जिसका अभी थोरेकोटॉमी हुई है और वेज रिसेक्शन हुई है कल, और ये क्या है, ये रिसीव कर रहा है एंड हु इज रिसीविंग, जो कि रिसीव, और ये रिसीव कर रहा है एपिड्यूरल इन्फ्यूजन ऑफ 0.1% ब्यूपीवाकेन, 0.1% ब्यूपीवाकेन का एपिड्यूरल इन्फ्यूजन भी रिसीव कर रहा है। तो उसकी हार्ट रेट हमने लेनी है और रिकॉर्ड करनी है हर 5 मिनट बाद। ये दूसरा सिनेरियो। तीसरा, अ पेशेंट हैविंग अ टोटल नी रिप्लेसमेंट अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया मस्ट हैव द एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड मेजर्ड। या ऑप्शन सी है, सिचुएशन है एक और, उसमें कह रहे हैं एक पेशेंट है जिसका टोटल नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो रहा है अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में मस्ट हैव द एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड मेजर, तो उसकी एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड मेजर होना लाजमी है। ऑप्शन डी, अ पेशेंट हैविंग इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी, एक पेशेंट है उसको इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी हो रही है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर मस्ट हैव अ रेजिडेंट और अटेंडिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और नर्स एनेस्थेटिस्ट प्रेजेंट इन द ऑपरेटिंग रूम एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। उसको जीए में रेडिएशन थेरेपी लग रही है इंट्रा ऑपरेटिव, तो उस जगह पर एक रेजिडेंट या अटेंडिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या नर्स एनेस्थेटिस्ट का खड़ा होना ऑपरेटिंग रूम में पूरे प्रोसीजर के दौरान ज़रूरी है। और ऑप्शन ई इज़ अ वुमेन इन लेबर विथ एन इनड्वेलिंग एपिड्यूरल कैथेटर, एक वुमेन है जो लेबर में है और उसका एपिड्यूरल कैथेटर डला हुआ है एंड रिसीविंग अ कंटिन्यूस एपिड्यूरल इन्फ्यूजन, और कंटिन्यूस एपिड्यूरल इन्फ्यूजन मिल रही है लोकल एनेस्थीसिया से, मस्ट हैव हर ब्लड प्रेशर टेकन एंड रिकॉर्डेड एवरी 5 मिनट्स। उसका ब्लड प्रेशर लेना भी है और रिकॉर्ड भी करना है एवरी 5 मिनट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। इट्स ए। ठीक है, ये ए है। क्या कह रहा है ये, लेट्स सी। स्टैंडर्ड 1 ऑफ ए से, अच्छा पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन 1 सिनेरियो 1 दिया हुआ क्या था। वो दिया हुआ था पेशेंट हैविंग एन इंग्वाइनल हर्नियोरैफी हो रही है लोकल एनेस्थीसिया में, वहाँ पर या तो रेजिडेंट एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए या अटेंडिंग एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए या नर्स एनेस्थेटिस्ट होनी चाहिए जो कि इसको मॉनिटर करे पूरे प्रोसीजर में, और यही इसका आंसर है ए। स्टैंडर्ड 1 ऑफ द ASA standards for basic intraoperative monitoring mandates that qualified anesthesia. So qualified anesthesia personnel should be present in the room. कि qualified anesthesia personnel present होना चाहिए रूम में throughout the conduct of all general anesthetics, regional anesthetics and monitored anesthesia care.
इन सब में प्रेजेंट होना चाहिए। इन द इवेंट देयर इज अ डायरेक्ट नॉन हैजर्ड, फॉर एग्जांपल रेडिएशन टू द एनेस्थीसिया पर्सोनल दैट माइट रिक्वायर इंटरमिटेंट रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, सम प्रोविजन फॉर मॉनिटरिंग द पेशेंट मस्ट बी मेड। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा इवेंट जहाँ पर डायरेक्ट नॉन हैजर्ड है, जैसे रेडिएशन है, ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक के प्रोसीजर्स होते हैं उनमें रेडिएशंस लग रही होती है, सी आर्म यूज़ हो रहा होता है, तो रेडिएशंस के दौरान ये कह रहे हैं कि टू द एनेस्थीसिया पर्सोनेल, जो लग सकती है एनेस्थीसिया पर्सोनेल को, दैट माइट रिक्वायर इंटरमिटेंट रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, जो कि जिसको मतलब इंटरमिटेंट रिमोट ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड हो, सम प्रोविजन फॉर मॉनिटरिंग द पेशेंट मस्ट बी मेट। तो वहाँ के लिए पहले से ही एक प्रोविजन होना चाहिए कि वो मॉनिटर होता रहे पेशेंट, एनेस्थेटिस्ट अगर बाहर भी हो रेडिएशन की वजह से तो भी। द स्टैंडर्ड्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द केयर ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट इन लेबर, और ये स्टैंडर्ड जो है वो उसकी इंटेंडेड नहीं है या अप्लाई नहीं होते फॉर एप्लीकेशन टू द केयर ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट के लिए जो कि लेबर में है, जैसे जिसका हमने अभी पढ़ा था कि उसको एपिड्यूरल लगा हुआ और कंटिन्यूस एपिड्यूरल इन्फ्यूजन चल रही है, और इन द कंडक्ट ऑफ, या फिर पेन मैनेजमेंट, या फिर किसी पेन मैनेजमेंट के कंडक्ट में। द पेशेंट हैविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया मे हैव हिज और हर वेंटिलेशन एवेल्युएटेड बाय कंटिन्यूअल ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वालिटेटिव क्लिनिकल स्टेज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 2। अच्छा, दूसरा हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया की भी बात की थी जिसमें नी रिप्लेसमेंट थेरेपी हो रही थी, तो ये कह रहे हैं द पेशेंट हैविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया, एक पेशेंट है जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में है, मे हैव हिज और हर वेंटिलेशन एवेल्युएटेड बाय कंटिन्यूअल ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वालिटेटिव क्लिनिकल साइंस। तो उसकी जो वेंटिलेशन होगी वो कैसे एवेल्युएट होगी, कंटिन्यूअल ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव क्लिनिकल साइंस से अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 2, जो कि उसका स्टैंडर्ड 2 है। तो आज का ये एमसीक्यू बहुत बड़ा था तो हमने इसमें बहुत टाइम ले लिया, तो आज हम यहीं पे बस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।